अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात इंडियन नेवी की, जिसके बेड़े में आज एक और नया युद्धपोत जुड़ गया है। इस जंगी जहाज का नाम आईएनएस तमाल है, जिसे आज रूस के शहर में औपचारिक रूप से इंडियन नेवी में इसे कमीशन कर दिया गया। ये वो आखिरी युद्धपोत है जिसे भारत ने विदेशी जमीन पर बनवाया है। इसके बाद सभी युद्धपोत देश में ही बनेंगे। आईएनएस तमाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल युद्धपोत है, जिसके कारण ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएगा। इसकी ताकत भी बेमिसाल, रफ्तार भी है कमाल और चकमा देने में भी है माहिर। ये है इंडियन नेवी का नया योद्धा आईएनएस तमाल, जिसे आज औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इस युद्धपोत की कमीशनिंग रूस के कैलिनिनग्राद शहर में हुई। इस खास मौके पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जयसिंह मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को इंडियन नेवी को सुपुर्द किया गया। समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह की युद्ध के हालात बने हुए हैं, आने वाले दिनों में समुद्री मोर्चे पर युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसी को लेकर भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। सबसे ज्यादा जोर देश के अंदर बनने वाले हथियारों को लेकर, यानी कि मेक इन इंडिया। अब आईएनएस तमाल के बाद भारतीय नौसेना में जितने भी युद्धपोत शामिल होंगे वो देश के अंदर बनेंगे। इस वक्त भारतीय नौसेना के 65 युद्धपोत देश के अलग अलग जो शिपयार्ड हैं और बनकर तैयार हो रहे हैं। 64 युद्धपोत आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे और ये सभी पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। नेवी का ये नया योद्धा न सिर्फ भारत और रूस के दशकों पुराने रक्षा सहयोग का एक और शानदार उदाहरण है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करता है। दरअसल 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते के तहत तमाल को रूस के यंतर शिपयार्ड में तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 26% स्वदेशी तकनीक शामिल है। इस युद्धपोत की खास बात इसका नाम और प्रतीक है। आईएनएस तमाल का नाम देवराज इंद्र की तलवार तमाल से प्रेरित है और इसकी प्रतीकात्मक पहचान जामवंत और रूसी भूरे भालू से प्रेरित है, जबकि इसका आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह हर समय जीत, जो इसके जज्बे को दर्शाता है। आईएनएस तमाल वो आखिरी युद्धपोत है जिसे भारत ने विदेशी जमीन पर बनवाया है। नेवी 3 चीज पे काम करती है। नंबर 1 कि वो रडार में ना हो, नंबर 2 वो साइलेंस में रहे, और नंबर 3 दुश्मन की सीमा में घुसे बगैर अगर वार कर सके तो वाह वाह। और ये तीनों कैपेबिलिटीज जो है आईएनएस जो हमारा आया है अभी तमाल, उसके अंदर है। भारत इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि स्टेल्थ फ्रिगेट से लेकर के आपके सबमरीन जो है S1 से लेके S5 क्लास की सबमरीन से लेके न्यूक्लियर सबमरीन से लेके हर चीज भारत अब खुद बनाएगा। इसकी खूबियों और ताकत की बात करें तो इस घातक युद्धपोत की लंबाई 125 मीटर और वजन 3900 टन है। ये 30 नॉट्स यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ सकता है। आईएनएस तमाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है, जो समुद्र और जमीन दोनों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। वहीं टॉर्पीडो और कई आधुनिक रडार इसे और भी घातक बनाते हैं। इतना ही नहीं, तमाल 100 mm की अत्याधुनिक गन और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है, जो पलक झपकते ही समुद्र के भीतर और सतह पर दुश्मनों को नष्ट करने में सक्षम है। तमाल की ताकत यही खत्म नहीं होती, इसके डेक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस तमाल पर 225 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जिन्होंने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राद की बेहद चुनौतीपूर्ण सर्दियों में कड़ी ट्रेनिंग की है। ये पाकिस्तान के लिए लड़ाई के टाइम पे ही नहीं, पीस टाइम के लिए भी सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो स्टेल्थ है, पकड़ में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, आईएनएस कमाल के अंदर ब्रह्मोस लगी हुई हैं, जिनकी 500 किलोमीटर की रेंज है। प्रिसीजन हमने देख लिया पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहर बरपाया गया है।
वो ये है, हालांकि ये तलवार क्लास की हम फ्रिगेट बोलते हैं इसको, जो है फ्रिगेट है ये, लेकिन बगैर पाकिस्तान की पानी की सीमा में घुसे, ब्लू वाटर्स के अंदर यानी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर रहते रहते, बगैर दुश्मन को ये पता चले कि ये कहां घूम रही है, इसको पकड़ ना पाना, और फिर ये अपने तरीके से जब चाहे स्ट्राइक कर दे, तो मैं समझता हूं हमको सर्जिकल स्ट्राइक का एक दूसरा रूप नेवल बेस के अंदर मिल गया है। और ये पाकिस्तान के लिए ग्वादर हो, बोरा हो या फिर कराची एयर, जो एयर बेसिस हैं, सॉरी नेवल बेसिस हैं उनके लिए तो एक तरीके से ये उनकी तो नींद उड़ा देगा। नौसेना का यह सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है, जो भारत की समुद्री शक्ति को और मजबूत करने के लिए जल्द ही हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात अमरनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और बेस कैंप श्रद्धालु से गुलजार है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में मगन है। कहीं जयकारे लग रहे हैं तो कहीं भक्त भजन पर झूम रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु यात्रा के लिए तैयार हैं, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद हैं। रास्ते में श्रद्धालु की सहायता के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम के जवानों की भी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। चाहे वो जम्मू का बेस कैंप हो या फिर बालटाल का, भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। बेस कैंप में जबरदस्त रौनक और चहल पहल है। भजन पर बाबा बर्फानी के भक्त नाच रहे हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की ये खुशी बता रही है कि करीब साल भर का उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। लाखों शिव भक्तों को बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की घड़ी आने वाली है। बाबा अमरनाथ का दरबार सज चुका है। सभी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। कल अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। इसके बाद श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा में विराजमान पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए रवाना होंगे। मैं तो एक ही बात बोल पाऊंगा, बाबा के बारे में सारी समस्या का हल और एक लोटा जल। हर हर महादेव, बम 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 बम। बहुत ही ज्यादा जोश है और बहुत ही उम्मीद से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आएंगे और खूब बाबा का आशीर्वाद बरसेगा। बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बहुत बढ़िया है और पिछली साल से बहुत अच्छी है, बहुत बढ़ा दी गई है और यात्रियों में कोई डर नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बेस कैंप पहुंच रहे हैं। भक्तों के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा से लेकर खाने पीने के इंतजाम हैं। सुरक्षा की बात करें तो चाहे वो यात्रा मार्ग हो या बेस कैंप, हर जगह हाईटेक और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर आती हैं, उन तस्वीरों को फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए पूरी जानकारी हासिल की जाती है और अगर कोई भी संदिग्ध है तो उसकी तस्वीर यहाँ पर ब्लिंक करने लगती है। तो ये पूरा एक्सेस पॉइंट है और यहीं से जो बालटाल बेस कैंप तक जहां पर टेंट लगे हुए हैं 20 से 25 हजार लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं। उसके बाद पहाड़ी इलाका जो 14 से 15 किलोमीटर दूर जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वहां तक पहुंचने के लिए सभी जो यात्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बार कड़ी सुरक्षा दी गई है और इसका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सब
अमरनाथ यात्रा के दौरान दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम के जवान जगह जगह मौजूद रहेंगे। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर इन जवानों की तैनाती की गई है। अमरनाथ यात्रा की पैदल जो शुरुआत होती है वो डोमेल से यहाँ से होती है। या तो खच्चर के जरिए लोग यहाँ से जा सकते हैं या फिर उनको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान ऊंचाई काफी होती है जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सीआरपीएफ ने अपनी यहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात की है। जी हाँ, ये माउंटेन रेस्क्यू टीम अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहती है जिसका इस्तेमाल जब भी किसी को या तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर यहाँ बारिश या लैंडस्लाइड के समय में कोई फंस जाता है, उस दौरान उनको इस टीम के जरिए रेस्क्यू किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ तीर्थ के यात्रियों को कई तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। देखिए, इसमें दो चीज़ का जो यात्रियों से आह्वान है, यात्री नहीं इस दौरान आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे भी है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा। एक के वो पहले जो मेन कॉन्वॉय चलता है वो अपना पूरा प्रयास करें कि मेन कॉन्वॉय जो कि जम्मू से जिसका उद्गम रहता है वहाँ से चलें और उसके साथ संलग्न होकर आएँ ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो यहाँ सुरक्षामय तरीके से अपने फाइनल गंतव्य तक पहुँच सके। दूसरा एक और चीज़ है जो कि पहले के वर्षों के हिसाब से ही है, जो कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की हैं। ये ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड। तो इस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है कट ऑफ टाइमिंग्स का अनुपालन करती हैं, जिसके दौरान ही जो लोग हैं वो उस समय अवधि में वो ट्रैवल करें ताकि उनको सेफ पैसेज देते हुए हम उनको फाइनल अपने गंतव्य तक पहुंचा पाएं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस साल सबसे ज्यादा पुख्ता इंतजामात हैं। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर हथियारबंद जवानों की पैनी नजर है। सुरक्षा के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर AI तकनीक से लैस CCTV लगाए गए हैं। सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले कुछ चंद दिनों में उसका शुभारंभ होने वाला है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पे तैनात अर्धसैनिक बल और आर्मी ने काफ़ी पुख्ता जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की नवीयत जो है वो मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें डिफरेंट लेयर्स है और अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। नॉर्मल डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त भी यहाँ पे इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स हैं ताकि हम किसी भी प्रकार की जो चुनौती है उसका हम सामना कर पाएं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक पूरे 38 दिनों तक चलेगी। इस दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्ग को 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिन रास्तों से ऊपर ऊंचाई की तरफ जो है यात्री पहुंचेंगे वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मार्क्समैन व्हीकल लगाई गई है। इसके साथ साथ जिनको अगर किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम ये होती है ऑक्सीजन की या फिर इसके साथ साथ उनको किसी भी तरीके की समस्या आती है कि पहाड़ में अगर किसी पहाड़ में अगर नीचे की तरफ कोई पहाड़ नीचे गिरता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो रेस्क्यू टीम भी सीआरपीएफ या फिर दूसरी एजेंसियों की एनडीआरएफ, आईटीबीपी की ये तमाम टीमें मौजूद हैं। अमरनाथ गुफा तक पूरी तैयारी इसी तरीके की गई है जिससे कि किसी भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री को दिक्कत न हो और इसके लिए बड़े कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। बालटाल से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। और ये तैयारियां, ये सुरक्षा बंदोबस्त अभी से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सुरक्षा का जायजा भी लिया और इस पर पैनी नज़र वो भी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कल सुबह जत्था रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, जिसके लिए इस बार खास तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हाईटेक तरीके से सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छी और सच्ची खबरों में अब एक ऐसी खबर जिसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों की सेहत पर जरूर दिखेगा। पुरानी गाड़ियों के होने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आज से दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जा रहा और ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और इन्हें सीज किया जा रहा है। आज ऐसी 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को सीज किया गया। पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या है नए नियम और कितना लगता है जुर्माना? ऐसी गाड़ियों को छुड़ाने के लिए शर्तें क्या क्या हैं? सब कुछ जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में आज ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर नजारा कुछ अलग ही था। पेट्रोल पंप्स पर नई तरह के नोटिस चस्पा थे। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती थी। पेट्रोल पंप पर आई कई गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया गया। कई गाड़ियों को पुलिस ने जब्त भी कर लिया। हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिन पर हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है और इसमें से भाई वीर सिंह और जो पेट्रोल पंप है यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। आज 1 जुलाई है, इसीलिए कुछ लोगों को इसका पता पहले से ही था, लेकिन कई लोग नए नियम से बिल्कुल अनजान थे और इसीलिए बहसबाजी भी हुई। अब बताते हैं कि इस अफरा तफरी की वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें आज से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता चल जाता है। सरकार की ओर से इसके लिए खास प्लान भी तैयार किया गया, जिसके तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी कि ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। एक नियम के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को भी ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर नंबर प्लेट स्कैनर्स लगाए गए हैं। दिल्ली में पुराने 2 पहिया वाहनों पर 5,000 जुर्माना, दिल्ली में पुरानी कार चलाने पर 10,000 का चालान। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली पुलिस समेत तमाम विभागों की टीमें पेट्रोल पंप पर तैनात की गई हैं। इसी के तहत आज पेट्रोल पंपों पर आई कई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी के वाहनों को जब्त कर लिया गया। दिल्ली के पेट्रोल पंप पे जितनी भी पुरानी गाड़ियां आ रही हैं, सरकार की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको लगातार जब्त किया जा रहा है। एक 15 साल पुरानी पेट्रोल पर चलने वाली मर्सिडीज़ है जो इस वक्त यहाँ पर कंपाउंड में यहाँ जब्त की गई है। ये आपको मर्सिडीज़ दिख रही होगी। ये आज सुबह आश्रम चौक पेट्रोल पंप से जब्त की गई। ये 15 साल पुरानी पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है। सुबह सुबह इनके जो ओनर हैं ये गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए आए थे और वहीं पर जो है ANPR कैमरा ने इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो स्कैन कर लिया और अनाउंसमेंट हो गई कि ये गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है। लगातार जो पुरानी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो इम्पाउंडिंग एरिया है यहाँ पर लाई जा रही हैं। पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें एक बार मौका दिया जाएगा। वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें अपनी गाड़ी दिल्ली से बाहर ले जानी पड़ेगी। फिलहाल इस CNG गाड़ियों पर इसका असर नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है और वो अब एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में आते हैं। इनमें 41 लाख 2 पहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं।
कुल मिलाकर आज से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ना कहने का समय आ गया है। गाड़ी मालिकों के लिए अपने पुराने वाहनों को हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फैसले का पॉजिटिव असर जरूर नजर आएगा और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनौतियों के आगे जीत है और जिसने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया वही कामयाब है। ये कहानी ग्रामीण परिवेश से वास्ता रखने वाली ड्रोन दीदी की है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल रही है और गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। मन में दृढ़ संकल्प इच्छा, हाथों में रिमोट कंट्रोल, खेतों में परवाज भरता ये ड्रोन। घर के काम हो या फिर ड्रोन को रिमोट के जरिए उड़ाना हो, गीता का कोई जवाब नहीं। गीता आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने वाली गीता की जिंदगी पहले से बेहतर है। गीता न सिर्फ अपने खेतों में हाईटेक खेती कर रही है, बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। किसानों के खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते कमाई कर रही है। सफलता के नए पैमाने गढ़ने वाली गीता को ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाली गीता को शुरुआती दौर में परिवार की इजाजत नहीं मिली, लेकिन पति ने साथ दिया। गीता अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को ही दे रही है, जिनके सहयोग से गीता के सपनों को साकार रूप मिला। परिवार वालों को बताया कि मुझे ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए जाना है। पहले तो थोड़ा सा मना कर दिया, क्योंकि गांव की महिलाएं थी, गांव से निकलना बड़ा मुश्किल है एक महिला के लिए। तो मेरे परिवार के, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। गीता को ड्रोन पायलट बनने की प्रेरणा गांव की ड्रोन दीदी से मिली, जिन्होंने गीता का हौसला बढ़ाया। गीता ने गुरुग्राम से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग पूरी की, जिन्हें इफ्को की तरफ से फ्री में एक ड्रोन भी मिला। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ गीता को मिला। गांव में गीता का मान सम्मान बढ़ा है, जो अपने काम से काफी खुश है और गर्व भी महसूस कर रही है। हम सभी महिलाओं को कहना चाहेंगे कि जब सरकार मौका दे रही है, तो जैसे हम आगे आए हैं, आप भी आगे आइए और हम महिला सशक्तिकरण में महिला, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है महिला सशक्तिकरण, इसमें सशक्त करिए। गीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने का भी मौका मिला, जिनकी तरफ से गीता की हौसला अफजाई हुई और ज्यादा से ज्यादा काम मिलने का भरोसा भी मिला। आज गीता दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दे रही है कि नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।